जिस टाइम तालिबान जो अफ़गानिस्तान के अंदर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेररिस्ट ग्रुप है उसने अटैक करवाया था अमेरिका के अंदर, जिसके रिस्पॉन्स के अंदर अमेरिका और यूएन कंट्रीज़ एंड साउथ कोरिया ने अपने ट्रुप्स डिप्लॉय किए थे अफ़गानिस्तान के अंदर, ताकि एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया जा सके तालिबान को, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर भी काफ़ी अननेचुरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस टाइम। और ये मिशन सभी कंट्रीज़ का कहीं हद तक सक्सेस भी रहता है, बट इससे तालिबान काफ़ी नाखुश हो जाता है सभी कंट्रीज़ से। इसके बाद स्टोरी चली जाती है 2007 के टाइम पर। उस टाइम कोरिया के कुछ मिशनरीज़ का ग्रुप आया था। जब कोरियंस का ग्रुप बस के अंदर जारू प्रोविंस के अंदर ट्रैवल कर रहा था, उसी टाइम के तालिबान की गाड़ियाँ आती हैं और उन्हें कैप्चर कर लेती है। और कैप्चरिंग के टाइम पर जो उनका ड्राइवर था उसे गोली भी मार देते हैं, जो कि भागने का ट्राई कर रहा था, जिससे कोरियंस काफ़ी डर जाते हैं और अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं तालिबान के। तालिबान का ग्रुप उन्हें अपने साथ ले जाता है और उन्हें होस्टेज रख लेता है अपने एरिया के अंदर। ये न्यूज़ पूरे वर्ल्ड के अंदर वायरल हो जाती है और तुरंत कोरियन गवर्नमेंट हरकत में आ जाती है, जिसके अंदर फिर हमें सीन दिखाया जाता है कोरिया की गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के हेडक्वार्टर्स का, जिसके अंदर सभी इधर से उधर भाग रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं किसी न किसी तरह तालिबान के साथ कॉन्टैक्ट किया जा सके। तालिबानी एक वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू अपनी डिमांड्स रखते हैं, जिसके अंदर मेनली 3 कंडीशंस होती हैं। पहले कंडीशन तो ये कि कोरिया की जितनी भी मिलिट्री है उसे अफ़गानिस्तान छोड़कर जाना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन रैंसम की होती है। तीसरी कंडीशन है कि जो भी तालिबान के टेररिस्ट हैं जो कि अफ़गानिस्तान ने कैप्चर कर रखे थे उन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रही है उस टाइम तक। फिर कोरिया की तरफ से एक नेगोशिएटर अपनी टीम के साथ और एक मिनिस्टर के साथ ट्रैवल करता है अफ़गानिस्तान के अंदर। फिर हमें एक कोरियन इंटेलिजेंस सर्विस का एक लेट मेंबर दिखाया जाता है, जिसे कि जेल से छुड़वाया जा रहा है किसी के थ्रू, जिसका नाम डेज़ी है। डेज़ी एक्चुअली पहले कोरियन इंटेलिजेंस सर्विस में काम करता था और इसी के कंट्रोल के अंदर जितने भी होस्टेजेस थे पहले वो सभी मारे जाते हैं। तो इससे ये काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाता है और अफ़गानिस्तान के अंदर ही रहना चालू कर देता है। फिर कोरियन गवर्नमेंट की डेलीगेशन अफ़गानिस्तान पहुंचती है और हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है नेगोशिएटर के बीच और मिनिस्टर्स के बीच। पहले तो मिनिस्टर्स वादा करते हैं कि हम किसी भी हद तक कोरियन होस्टेजेस को बचाएंगे, उसके लिए सारी कंडीशंस फुलफ़िल की जाएंगी। बट मिनिस्टर की स्पीच आती है कि हम प्रिजनर्स को रिहा नहीं करेंगे और इशारा करते हैं कि एक अल्टरनेटिव स्टेप चुना जाएगा होस्टेजेस को बचाने के लिए। इसके बाद कोरियन डेलीगेशन निकल पड़ती है उस मिनिस्टर से मिलने के लिए, बट रास्ते के बीच में ही एक बम ब्लास्ट होता है, जिसके अंदर कोरियंस को समझ आ जाता है कि यहाँ पर एक्टिविटीज़ काफ़ी अनमैनकाइंड है। हालात अभी सुधरे नहीं हैं अफ़गानिस्तान के और मिनिस्टर से बात करके कोई फ़ायदा भी नहीं है। डेज़ी जो कि अभी डेलीगेशन के साथ काम कर रहा था और अफ़गानिस्तान के अंदर काफ़ी साल से रह भी रहा था, तो उसे अफ़गानिस्तान के सभी मैटर्स के बारे में जानकारी थी पूरी। डेज़ी अपना आइडिया प्रपोज करता है कि हमें एक ट्राइबल है जिरगा नाम करके, उसको अप्रोच करना चाहिए क्योंकि वो तालिबान को रेगुलेट करता है। डेज़ी डेलीगेशन को अपने फ्रेंड कासिम से मिलाती है, जो खुद एक कोरियन है और वो एक ट्रांसलेटर का काम करेगा सारी जर्नी के अंदर तालिबान और कोरियंस के बीच। कासिम, नेगोशिएटर और डेज़ी तीनों काउंसिल के पास जाते हैं जो कि उनके लीडर थे। उनको अपना आइडिया उनके सामने रखते हैं। स्टार्टिंग में तो लीडर मना कर देता है हेल्प के लिए, बट उसके बाद में कासिम एक स्मार्टफोन निकाल कर उस लीडर के सामने रखता है, जिसको देखकर अफ़गानिस्तान के लोगों का मानना था कि कोरिया के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं। तो स्मार्टफोन के लिए उनके बीच बात आगे चलने लग जाती है। दोनों पार्टीज़ के बीच बात चालू हो जाती है और उनका लीडर उन्हें एक नाइट रुकने के लिए बोलता है कोरियंस को। तो कोरियंस का मानना था कि अफ़गानिस्तान के जो भी लोकल्स हैं उनका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है उनके कल्चर के लिए, तो वो उनकी सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस करते हैं रात को, जिससे कि उनके लीडर के ऊपर काफ़ी बढ़िया इफेक्ट पड़ता है कोरियंस को लेकर। फिर उनका लीडर ये बात जारी कर देता है कि हम आप होस्टेजेस को रिहा करवा देंगे, बट इसके साथ साथ उन्हें एक रैंसम भी चाहिए था, जिसके ऊपर कोरियन गवर्नमेंट भी एग्री कर देती है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कोरिया का, जहाँ पर एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है वो ये सारा मैटर दिखा रही थी अपने न्यूज़ चैनल के ऊपर।
कोरियन गवर्नमेंट को पहले कुछ शक था कि इससे कुछ बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है हॉस्टेजेस की जान के ऊपर अगर ये ब्रॉडकास्ट लीक हुआ अफ़गानिस्तान की लैंग्वेज के अंदर। बट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी कहती है कि ये पूरा कोरियन के अंदर है और कोरियन अफ़गानिस्तान के लोगों को आती नहीं है। बट उनका ये मानना गलत रहा, क्योंकि एक अफ़गानिस्तान की कंपनी है जो ये सारा ब्रॉडकास्ट अपनी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज के अंदर वर्ड करके ब्रॉडकास्ट कर रही थी अफ़गानिस्तान के अंदर। और ये ब्रॉडकास्ट उनका लीडर भी देख लेता है और जिसके चलते उसको मालूम पड़ता है कि ये सारे जो भी कोरियंस हैं ये वॉलंटियर्स नहीं थे बल्कि मिशनरीज थे। फिर उनका लीडर मना कर देता है इन सभी को हेल्प के लिए, जिसके बाद इनका ये प्लान भी फ्लॉप कर जाता है। कोरियंस के एक एक कर सारे आइडियाज़ फ्लॉप कर जा रहे थे और टाइम भी काफ़ी बीत चुका था। जिसके बाद उन्हें एक बॉडी मिलती है एक एशियन की, उसको डिटेक्ट कर दिया जाता है कि वो एक मिशनरी था। जिसके बाद काफ़ी सेंसिटिव माहौल हो जाता है अफ़गानिस्तान के अंदर। अभी एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है मूवी के अंदर जिसका नाम है अब्दुल्ला, जो कि बेसिकली अपने आप को एक इंग्लैंड का बिजनेसमैन बताता है और कहता है कि मैं अफ़गानिस्तान के सभी लोगों के साथ, जितने भी पावरफुल लोग हैं, तालिबान के लोगों या इनके गवर्नमेंट के लोगों, इनके साथ मेरे कनेक्शंस हैं और मैं आपके हॉस्टेजेस को रिहा करवा दूँगा। बट इसके लिए वो डिमांड करता है $2 मिलियन, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा अमाउंट है। बट कोरियंस रेडी हो जाते हैं इस प्लान के ऊपर। कोरियंस अपनी 2 टीम बांटते हैं, डेजी और नेगोशिएटर दोनों मिलकर मनी हैंडओवर करने जाते हैं अब्दुल्ला को और बाकी प्रिजनर्स को जो रिहा करेंगे उनको रिसीव करने के लिए। बट एंड मोमेंट पर पता चलता है कि अब्दुल्ला एक फ्रॉड आदमी है और इसके पास कोई भी पावर्स नहीं है किसी को भी रिहा करने के लिए। तभी कॉल जाती है डेजी के पास। डेजी को मालूम पड़ता है कि ये सारा जो भी मैटर चल रहा है ये फ्रॉड है। नेगोशिएटर को पता चलता है इससे पहले अब्दुल्ला उसके ऊपर गन तान देता है और सारा पैसा लेकर फ़रार हो जाता है। बट डेजी, जो कि काफ़ी बढ़िया इंटेलिजेंस सर्विस का ऑफिसर रह चुका है, वो तीनों को किसी न किसी तरह पकड़ देता है और उनसे मनी भी बैक ऑफ कर लेता है। जिसके बाद उनका ये प्लान भी फ्लॉप कर जाता है और इसके पीछे सभी लोग डेजी को कसूरवार ठहराते हैं। उनका मानना था कि ये डेजी और अब्दुल्ला ने मिलकर पैसे कमाने के लिए ये सब कुछ चाल चली थी। बट डेजी सारा पैसा वापस देकर अपनी बेगुनाही साबित कर देता है। अभी कोरियन हॉस्टेजेस के पास काफ़ी कम टाइम बचा था, जो कि टाइम तालिबान ने दिया था उनकी कंडीशन फुलफ़िल करने के लिए। इसके बाद एक और वीडियो लीक होती है। इसके अंदर तालिबानी एक और कोरियन हॉस्टेजेस को मार देते हैं उसी कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर। अब तक कोरिया के 2 हॉस्टेजेस मर चुके हैं। वहाँ कोरिया के अंदर जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कोरियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट। जिसके बाद फॉरेन मिनिस्टर खुद अफ़गानिस्तान आते हैं इस पूरे मैटर के साथ डील करने के लिए। इन द एंड कोई प्लान नहीं बचता तो फॉरेन मिनिस्टर फाइनली एक जॉइंट ऑपरेशन चालू कर देते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के ऊपर। फॉरेन मिनिस्टर के इस ऑपरेशन से नेगोशिएटर एग्री नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका मानना था कि इस ऑपरेशन के अंदर तालिबान को तो नुकसान होगा लेकिन उसके साथ साथ हॉस्टेजेस के जान जाने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए नेगोशिएटर कई बार इंसिस्ट करता है फॉरेन मिनिस्टर को कि इस ऑपरेशन को रोक दिया जाए, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर अपनी बात बना चुका था। बात चल चुकी थी तालिबान और कोरिया के अब सॉवरेन डिग्निटी के ऊपर। फॉरेन मिनिस्टर यहाँ तक कह देता है नेगोशिएटर को कि अब तुम्हारा यहाँ काम ख़त्म हो चुका है, वापस कोरिया जाने की तैयारी करो। नेगोशिएटर अपना बैग पैक कर रहा होता है और जाने की तैयारी के अंदर है, लेकिन तभी एक ब्रॉडकास्ट दिखाया जाता है कोरिया के अंदर से, जहां हॉस्टेजेस की फैमिली रिक्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट से कि हमारे फैमिली मेम्बर्स को किसी भी तरह बचा लीजिए। जिसके बाद नेगोशिएटर अपना मन पलट देता है और फिर कॉल ट्राई करता है प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर, जहां स्टार्टिंग में उसे कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता। बट एट द एंड प्रेसिडेंट खुद कॉल पर आते हैं और उससे उसका प्लान जानने की कोशिश करते हैं। तभी नेगोशिएटर बताता है कि मैं उनके लीडर डेविड के साथ फेस टू फेस बात करूंगा और जो भी रैंसम बन पाए उस डील के ऊपर हॉस्टेजेस को वापस लेके आऊँगा। फिर नेगोशिएटर और डेजी और अपने कुछ पर्सनल गार्ड के साथ चालू करते हैं तैयारी तालिबान से बात करने के लिए। तालिबान और नेगोशिएटर के बीच फेस टू फेस बात होती है, बट तालिबान कहता है कि मैं इस खुले आसमान के नीचे कोई भी बात नहीं करूँगा, तुम में से 1 या 2 आदमी को मेरे साथ चलना पड़ेगा और सारी डील डेविड के साथ की जाएगी, जो कि अपने बेसमेंट के अंदर था। फिर कासिम
और नेगोशिएटर दोनों मिलकर तालिबान के साथ जाते हैं। अब यहाँ नेगोशिएटर पहली बार डेविड को देखता है। उसके पास काफ़ी एमिनेशन भी हैं और लोग भी हैं। नेगोशिएटर को इतना तो मालूम चल चुका था कि इस अटैक से भी इनके सारे तालिबान के लोग ख़त्म नहीं हो पाएंगे। दोनों के बीच कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। कासिम ट्रांसलेटर का काम करता है। नेगोशिएटर स्टार्टिंग में ही कहता है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है कि तुम मेन लीडर हो। तभी वो उसके सामने एक चैलेंज रखता है कि तुम कोई 3 होस्टेजेस को रिहा करो ताकि मैं तुम पर विश्वास कर सकूं कि तुम सुप्रीम लीडर हो तालिबान के। तभी डेविड नेगोशिएटर की बात पर एग्री कर 2 होस्टेजेस को रिहा कर देता है। दोनों पार्टीज़ के बीच बातचीत कोई खास नहीं रहती और आखिर तक दोनों के बीच काफ़ी मतभेद भी हो चुके हैं, जिसके अंदर दोनों पार्टीज़ के बीच बातचीत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं रहती। जिसके बाद तालिबान के लोग नेगोशिएटर पर गन भी तान देते हैं, लेकिन उसी टाइम पर कोरिया अपना काम चालू कर देता है और अफ़गानिस्तान भी जॉइंट ऑपरेशन के थ्रू बॉम्बिंग करने लग जाते हैं तालिबान की। जिसके बाद डेविड के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था और वो एक रैंसम के ऊपर एग्री कर देता है। अभी कोरियन गवर्नमेंट को तालिबान को $20 मिलियन पे करने हैं होस्टेजेस के लिए। नेगोशिएटर कासिम अपने होस्टेजेस के साथ वापस आ जाते हैं और सभी कोरिया के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन तालिबान को सिक्योरिटी के लिए एक बंदा चाहिए था कोरियन का, जो कि एज अ सिक्योरिटी काम करेगा जब तक कि रैंसम $20 मिलियन का पहुंच नहीं जाता तालिबान तक। फिर डेजी खुद को इस काम के लिए सौंप देता है तालिबान को और कहता है कि मैं यहाँ पहले से रह चुका हूँ। होस्टेजेस अपने अपने परिवार के पास पहुँच चुके हैं और उनकी लाइफ कुछ महीनों में नॉर्मल हो जाती है। फिर 3 महीने बाद फिर एक इशू आ जाता है कोरियन गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि इंडियन ओशन के अंदर सोमालिया पायरेट्स ने इनके 23 कोरियंस को ऐसा होस्टेज बना लिया है और रैंसम की डिमांड करते हैं। तभी नेगोशिएटर को एक अननोन नंबर से कॉल आती है डेजी की, जिसे एज अ सिक्योरिटी रखा गया था इस डील के लिए। नेगोशिएटर डेजी की आवाज़ सुनकर काफ़ी खुश होता है और उसे कहता है कि तुम कोरिया वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे यहाँ खर्चे का भी सब कुछ ध्यान रखूँगा। लेकिन डेजी कहता है कि अब मेरा फ्यूचर अफ़गानिस्तान के अंदर ही है। यहाँ स्टोरी की एंडिंग होती है।